सबसे पहले मैं शहजाद आपसे शुरू कर रहा हूं। जीरो बजट है, बस जीरो सम बजट है, राहुल गांधी कह रहे हैं। शहजाद, उसके बाद रोहन। देखिए, जो भूतकाल के निवासी है उन्हें वर्तमान काल में और भविष्य काल में जो बजट भारत को बनाने वाला बजट होगा उसमें जीरो ही दिखाई देगा, क्योंकि उनकी राजनीतिक हैसियत भी कई राज्यों में जीरो पर आकर सिमट गई है। अब कितने ही राज्यों में जीरो सीट की पार्टी बन चुकी है। दिल्ली जहां बैठा हूं वहां जीरो है, कहीं और जगहों पर जीरो है। बहरहाल, पर मैं आपको बताता हूं कि यह बजट काम का, किसान का, कमाई का है। यह बजट व्यवस्था का, विरासत का, विकास का और विस्तार का है। और मैं आपको 2-3 क्विक उदाहरण देता हूं। आज राजस्थान में तो किसान की क्या हालत हो गई है, जमीन नीलाम करने की उनकी बारी आ चुकी है, परंतु हमने किसानों को 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा एमएसपी कमिट कर दिया है। हमने किसानों को गंगा कॉरिडोर के किनारे पर ऑर्गेनिक फार्मिंग कमिट कर दिया है। हमने किसानों के लिए जिस प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई हैं, आज आप देख सकते हैं 3 लाख करोड़ का ये लोग एमएसपी दिया करते थे धान और गेहूं पर, हमने 8 लाख करोड़ का दिया था। और आज हम किसानों को आगे बढ़ते हुए ड्रोन किसानी हो या ड्रोन से उनको मदद करनी हो या किसानों के लिए और भी व्यवस्थाएं हैं वो करने की तैयारी कर रहे हैं। आज हमने रोजगार के नाम पर आज पीएलआई स्कीम जो 30 लाख करोड़ का आउटपुट क्रिएट करेगी, उससे 60 लाख रोजगार पैदा होंगे। राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, हर दूसरा वहां पर ग्रेजुएट बेरोजगार है, वहां पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। हम आज यहां पर बोल रहे हैं कि किस प्रकार से हम जो है विस्तार करेंगे। जो 70,000 किलोमीटर इन्होंने हाईवे बनाए थे उसको 1,40,000 किया, और अब आगे हम लोग और 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाने वाले हैं। उसके लिए 20,000 करोड़ का हमने पैसा दिया है। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 35% कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं। मैं पूछता हूं इनको, अगर इसमें सारी चीजें शून्य दिखाई देती है तो क्या जो 80 लाख घर बना रहे हैं जो गरीब से गरीब समाज के लिए, गरीब से गरीब लोगों के लिए, क्या वो भी उनको जीरो दिखाई देता है? आज हम लोग जब 3-3.5 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाएंगे, जो 8 करोड़ से ज्यादा घरों तक पहुंचा दिया है, क्या इनको ये भी जीरो दिखाई देता है? ठीक है रोहन, वो कह रहे हैं 80 लाख घर, 60 लाख नौकरियां, 2.37 लाख करोड़ डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है किसानों के खाते में, ये सारी चीजें, और वो सबसे कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.5 लाख करोड़, ये सब जीरो कैसे? रोहन, अब आप बोलिए। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा अमन भाई। पहली बात तो 8 साल के जुमले देकर देश को बेवकूफ बनाने वाले अब 25 साल के सपने दिखा रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इनकी आप बातें देखेंगे, ड्रोन, वाईफाई, वीएफएक्स, अरे भैया आपने देश की जनता की जेब खाली कर दी है। जिस प्रकार से, मेरी आवाज सुनाई दे रही है अमन भाई? सुनाई दे रही है, क्लियर है बिल्कुल रोहन। जिस प्रकार से अगर ये जो कहा इन्होंने, जैसे मोदी साहब की तरह प्रवक्ताओं को भी आदत पड़ गई है बढ़िया भाषण देने की। टेलीप्रॉम्प्टर शहजाद भाई तो नहीं लगाएंगे, उतना तो नॉलेज मोदी जी से ज्यादा है उनका। मैं उनके परिणाम दिखा दूं। 60 लाख एमएसएमई बंद हो चुकी है, 84% लोगों की इनकम कम हुई है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय 1,07,000 हो चुकी है, कम हो चुकी है। प्रति व्यक्ति खर्च जो इकोनॉमी को, जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो 62,000 से 59,000 हो चुकी है। 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है अमन भाई, अगर ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें, हलवा पकाते हैं, शीरा पकाते हैं, सब पकाते हैं, पर जनता को पकाना बंद करें और ये जो परिणाम है कभी उसका तो जवाब दें। कब तक आप दावों की बात करेंगे, हकीकत की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि 2022 तक 4 करोड़ घर बनेंगे, ये मोदी जी का स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। आज 2022 में 2 करोड़ घर बने हैं और नया वादा लेके आ रहे हैं कि अब हम 80 लाख घर बनाएंगे। तो भैया पहले 2 करोड़ जो घर कम बने हैं उसका जवाब जनता को दे दो। आपने कहा हम लोग नए रोजगार देंगे 60 लाख, मुझे बताइए जो चलो 2 करोड़ जो रोजगार की बात थी, 14 करोड़ रोजगार, वो कहां चले गए? तो अमन भाई जो हकीकत, दावों की और रियलिटी की जो डिफरेंस है जनता समझ चुकी है और इसीलिए उनको तिरस्कार दे रही है। और हमने भी, आप हमारे पुराने साथी हैं, आज मौका मिला आपके साथ एक याद कर ले, हम लोग ट्वीट पे हमारी बात हुई थी कि अगर 31 तारीख तक दोनों वैक्सीन के डोज नहीं लेंगे तो हम लोग मिलकर इनके साथ में लड़ाई करेंगे। मैं आपको खाली याद दिला रहा हूं। मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूं? नहीं, मैं आपको यही बोल रहा हूं अमन भाई, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मैं भी लड़ूंगा भाई। कहना है जैसे आपने ये स्वीकार किया, मैं ये सरकारी या कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, जनता से जो आप वादे करते हैं बजट में, आपकी जिम्मेदारी है कि उन वादों को पूरा करके परिणाम दिखाएं। सही रोहन, लेकिन एक चीज है रोहन, एक चीज है, ये तो आप मानेंगे, एक मिनट आ रहा हूं शहजाद, एक सवाल ले रहा हूं, चुनावी बजट तो नहीं है ये भाई साहब। अब हुआ क्या है अमन भाई, अब चुनावी बजट इसलिए नहीं है कि उनको मालूम है कि जनता भी उनके जुमले पे भरोसा करना बंद कर दिया है। नहीं तो ये भी करते, लेकिन आमतौर पर होता है ना रोहन भाई, आमतौर पर होता है ना कि जब सर पर चुनाव होते हैं तो चुनावी सेहत सही करने के लिए देश की सेहत का बट्टा लगा दिया जाता है।
एक भी अमन चुनाव भाई, से जुड़ी आदमी को घोषणा मालूम नहीं है, ना। मैं जवाब दूं अमन भाई, उनको हाँ जी, मालूम बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल। ये चुनावों में उनका बुरा हाल होने वाला है, तो बोले क्यों भाई जनता को देंगे, इनको तो मालूम है जहां इनको वोट नहीं मिलेगा वहां पे ये लोग किसी को मतलब कुछ चुनावी देने वाले बजट नहीं है। ये गिव अप कर चुके हैं, ये 5 राज्यों में गिव अप ठीक, कर चुके हैं, इसीलिए कुछ रेवड़ी नहीं बांटी, ठीक अब है, उनको खुद को ही होप नहीं है, ठीक ये है। झोला समेट चुके हैं 5 राज्यों में, मतलब अब क्या चुनावी, जब होप ही नहीं मतलब है, चुनावी तो बजट नहीं है, बांटेंगे? ये आप मान रहे हैं चुनावी बजट नहीं है, ये आप मान रहे हैं, ये भी बड़ी चीज है, ये भी ईमानदारी अच्छी है। स्कोप ही नहीं है, क्योंकि लोग भरोसा ही नहीं करेंगे, चुनाव 10 दिन के बाद है, जनता कैसे भरोसा करेगी अमन भाई? नए वादे तो उनके जो जुमले आएंगे वो तो राज्यों से आएंगे, ये अच्छी चीज भरोसा है, ही नहीं ये मुझे करता। अच्छा लगा रोहन भाई, ये बहुत अच्छा लगा कि अब आप ईमानदारी से आप मान रहे हैं कि चुनावी बजट नहीं है, वो वजह कुछ भी हो कि ये हार रहे हैं, सरेंडर है, कुछ भी, लेकिन चुनावी बजट नहीं है। देखिए ये नई, मैं पता है क्यों रोहन भाई, रोहन पता है मैं बार बार ये सवाल क्यों पूछ रहा था, क्योंकि ये प्रणब मुखर्जी जी, एक मिनट सुनिए ना, प्रणब मुखर्जी पूर्व वित्त मंत्री, सुनिएगा, वो कहते थे कि बजट जो एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट होता है, वो एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट होता है। अब वो चीज बदल रही है, सर पर 5 राज्यों का चुनाव है, लेकिन चुनाव से जुड़ी एक घोषणा नहीं, और विरोधी पार्टी के प्रवक्ता भी आकर मान रहे हैं कि हाँ ये चुनावी बजट नहीं है। ये एक अच्छी शुरुआत है ना, ये एक अच्छा नहीं है। मैं आपको बताऊं अमन भाई, आप अच्छे एंकर हैं, आप बात करेंगे यहाँ पे मुद्दा क्या है वो समझिए आप, बात चुनाव की जब रिलायबिलिटी खत्म हो चुकी है जनता की उनके ऊपर, जो भी 5 साल 7 साल 8 साल में वादे किए हैं, जब एक भी वादा पूरा नहीं किया है, उनको मालूम है कि आज ये वादे करेंगे तो कहीं ना कहीं हम फिर जवाब मांगेंगे, 15 लाख कहाँ आएंगे, 2 करोड़ रोजगार कहाँ से मिलेंगे, 4 करोड़ घर कैसे मिलेंगे, अब ये लोग भी पक चुके हैं। वादे करने में क्या था, चाहते तो वादे कर लेते, चुनाव जीत जाते, वादे करने में क्या है, मानता कौन से उनकी बात को मानता कौन? चाहते तो जीत जाते ना, ये लोग लुभावन रेवड़ियां बांट देते, मौका था शायद। का पैकेज दिया, आज किसको पहुंचा 30 लाख करोड़ का पैकेज कोरोना काल में, बताइए। अब मैं मुझे मौका मिलना, ठीक है, हाँ बिल्कुल शहजाद, आप एक एक करके बोलेंगे दोनों, शहजाद से 1 to 1 है, मेरे साथ सौरभ जी हैं, इकोनॉमिस्ट है, उनका भी पक्ष लूंगा, लेकिन पहले शहजाद। अमन जी, जिनके 4 पुश्तों से एक नारा चल रहा है गरीबी हटाओ का, वो दूसरों को तो ना बताए चुनावी नारे क्या होते हैं। 4 चुनावों से यही नारा चलाते आ रहे हैं कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब को हटा दिया, खुद की गरीबी हटा दी और खुद बहुत अमीर बन गए, परंतु गरीबी नहीं हटा पाए। और आज जब देखिए तिरस्कार की भावना किस प्रकार से है, हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपको देते हैं और रोहन जी बता दें मुझे, इनके इतने वर्षों तक सरकार रही उत्तर प्रदेश में, हमारी 4.5 साल 5 साल सरकार रही, हमने 33 लाख घर गरीबों के बनाए, इनकी मिलकर भी 1 लाख घर नहीं बना पाए। पिछली सरकार ने 28,000 बनाए और इनकी कांग्रेस की सरकार ने कुछ हजार बनाए होंगे, कुल मिलाकर 1 लाख भी उन्होंने नहीं बना। एक सेकंड रोहन जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, रोहन जी प्लीज प्लीज, रोहन जी इस प्रकार से नहीं। अमन जी देखिए संरक्षण दीजिए, अमन जी संरक्षण दीजिए। अब मैं आंकड़ों से इनका पर्दाफाश कर रहा हूं तो ये बौखलाएंगे, ये बौखलाएंगे। आप भी नहीं बोलिएगा, वो भी नहीं बोलेंगे, एक दूसरे के बीच में कोई नहीं बोलेगा। ठीक बात है, बिल्कुल सही। मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो सारे आरोप सुने। ठीक। आज